वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका नीट पंचनामा पर। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसके अंदर आपको एक चैप्टर की 2 वीडियो मिलेगी। फर्स्ट वीडियो होगी बच्चों कंप्लीट थ्योरी बेस, जिसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी बिल्कुल डिटेल में करवाई जाएगी। जो सेकंड लेक्चर होगा बच्चों इस चैप्टर का, उसके अंदर वो कंप्लीट बेस होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। उन क्वेश्चन के अंदर होंगे नीट के क्वेश्चन, एम्स, जिपमर, बीएचयू और जेईई मेन के क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट। मैटर की बच्चों 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, कैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये है बच्चों सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट मैप, एक माइंड मैप। इसे बिगिनिंग में इसलिए लिया गया है बच्चों, ताकि आप समझ पाओ कि हमें आगे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और आगे हम सारे टॉपिक को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैप के अंदर है क्या कुछ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के 2 टाइप्स हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन, अमोर्फस। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन के भी को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, आयनिक, मेटेलिक, मोलिकुलर, कोवलेंट। उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, यूनिट सेल के बारे में, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में, क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के अंदर, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। 2 टाइप की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक, सेकंड है बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद पढ़ेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड। इम्परफेक्शन का मतलब है बच्चों इम्प्योरिटी, डिफेक्ट। इसे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें 2 डिफेक्ट दिए गए हैं, फर्स्ट है पॉइंट, सेकंड है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और लाइन डिफेक्ट को हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन स्टोक्योमेट्री, इम्प्योरिटी और स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री को फर्दर डिवाइड किया गया है बच्चों 2 पार्ट के अंदर, नॉन आयनिक, आयनिक। नॉन आयनिक के अंदर है वैलेंसी, इंटरस्टिशियल, और आयनिक के अंदर है शॉटकी और फ्रैंकल। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। नॉन स्टोक्योमेट्री के अंदर दिया गया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट मैप के अंदर काफ़ी कम टॉपिक दिए हुए हैं। आगे हम हर एक टॉपिक को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और काफ़ी टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, जो एनटीए बाहर से पूछता है। वो टॉपिक भी मैंने स्लाइड के अंदर इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाए सॉलिड स्टेट का। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, हम पहले देखेंगे कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट क्यों करता है सॉलिड स्टेट के अंदर। 2 फोर्स है बच्चों डिफाइन करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर। फर्स्ट है बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। सेकंड है थर्मल एनर्जी। क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स? 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्स को, जो अट्रैक्टिव इन नेचर है, उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। थर्मल एनर्जी जो इसके अपोजिट है, 2 मॉलिक्यूल में लगने वाली रिपल्सिव फोर्स को कहते हैं थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स का काम है बच्चों 2 मॉलिक्यूल को क्लोज रखने में हेल्प करता है। थर्मल एनर्जी क्या है? इसके अपोजिट में एक फैक्टर है जो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करती है, ताकि वो फास्टर मूव कर सके। अब हम देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस क्यों शो करता है सॉलिड स्टेट के अंदर। आपने डेली लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ बच्चों मैं। आपने वाटर लिया, वाटर को अपने फ्रीज के अंदर रख दिया ताकि आप बर्फ़ बना सकें। तो उस लिक्विड के अंदर क्या कुछ चेंज हुआ कि वो चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, बर्फ़ में कन्वर्ट हो गई। सबसे पहले फ्रीज का टेम्परेचर है बच्चों लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या होगा? थर्मल एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगी। लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी लो हो जाएगी, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स जो इसके अपोजिट में है ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे 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 टेम्परेचर कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स वैसे वैसे ज़्यादा होगा, और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मॉलिक्यूल आपस में इतने पास आ जाएंगे बच्चों कि वो एक दूसरे के चिपक जाएंगे और ऑक्यूपाई कर लेंगे एक फिक्स पोजीशन को, और अपनी मीन पोजीशन पे ओसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए वो सब्सटेंस एग्जिस्ट हो गया सॉलिड स्टेट के अंदर।
तो 3 बातों का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट के अंदर तब जब उसका टेम्परेचर लो, थर्मल एनर्जी लो और इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई हो। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, क्या कैरेक्टर है सॉलिड स्टेट का। फर्स्ट है बच्चों डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप। सेकंड है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, कभी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो शॉर्ट होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तभी फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से एटम, मॉलिक्यूल और आयन फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे और अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों इनकम्प्रेसिबल है, रिजिड है। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। रिजिड है मतलब कठोर है। सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है बच्चों दो पार्ट के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं ट्रू सॉलिड और अमोर्फस को कहते हैं सूडो सॉलिड। ये आप लिख लेना। ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। और अमोर्फस को सूडो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड तो है लेकिन सॉलिड की तरह प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसलिए इसे कहते हैं अमोर्फस सॉलिड, सूडो सॉलिड। जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होगा, जो क्रिस्टल होगा बच्चों, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक लॉन्ग रेंज के अंदर ऑर्डर के अंदर होंगे, एक रेगुलर अरेंजमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड वो शॉर्ट रेंज होंगे। रेंज तो होगी उनमें के अंदर लेकिन काफ़ी शॉर्ट टाइम तक, जैसे 2-3 पार्टिकल रेंज के अंदर हैं, फिर आगे इरेगुलरिटी आ गई, एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब क्या है डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट का, कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपके पास 100 मॉलिक्यूल है बच्चों सॉलिड के और एक फिक्स टेम्परेचर है, जैसे हम लगा लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सारे के सारे 100 के 100 मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएंगे, उसे कहते हैं डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। अमोर्फस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता ये स्टार्ट हो 100 डिग्री सेल्सियस से और क्या पता अप टू जाए 200 भी हो सकता है, 300 में भी, 400 में भी। क्या पता सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ जाकर मेल्ट हो, इसका कोई डेफिनेट पॉइंट है नहीं। थर्ड है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, सबसे पहले 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की हमें आवश्यकता होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। इसके अंदर डेफिनेट है, इसके अंदर डेफिनेट नहीं है। रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होगा, ये पॉइंट तो रहने दो। क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक शार्प नाइफ से कट करेंगे या किसी भी शार्प टूल से कट करेंगे तो ये स्मूथ सरफेस देगा, प्लेन सरफेस देगा ये। बट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड जब हम इसे शार्प टूल से कट करेंगे तो ये इरेगुलर सरफेस देगा हमें। नेक्स्ट पॉइंट है अनआइसोट्रोपी, इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आइसोट्रोपी। अनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, अनआइसो का मतलब है बच्चों डिफरेंट और ट्रोपिक का मतलब है प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड के सिंगल क्रिस्टल के अंदर जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हमें डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। और प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी और आइसोट्रोपी। मैं आपको दिखा देता हूँ आइसोट्रोपी का एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये रहा, ये कंप्लीट एनसीईआरटी से लिया गया है। जब हम एक ए से बी तक मूव करते हैं तो ये कौन से हैं, ब्लू डॉट ब्लू डॉट ब्लू डॉट ब्लू डॉट। बट अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करूँगा, सी से डी तक जाऊँगा मैं, तो क्या आएगा बच्चों, रेड डॉट ब्लू डॉट रेड डॉट ब्लू डॉट रेड डॉट ब्लू डॉट। एक सिमेट्रिकल
स्ट्रक्चर है ये। रेड आया, उसके बाद ब्लू आएगा, ब्लू के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद रेड। एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और हर एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग अलग है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, इसलिए ये डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करता है। इसे कहते हैं अनआइसोट्रोपिक, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस शो करता है। नेक्स्ट है बच्चों आइसोट्रोपी। आइसो का मतलब है सेम, ट्रोपिक का मतलब है प्रॉपर्टी। अमोर्फस सॉलिड के क्रिस्टल के अंदर जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये हमें सेम प्रॉपर्टी शो करेगा हर एक डायरेक्शन के अंदर। मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है मॉलिक्यूल्स का, इरेगुलरिटी काफ़ी ज़्यादा है, ना ही कोई रेंज के अंदर है पार्टिकल। जैसे कि मैं उसी स्ट्रक्चर को ले लेते हैं बच्चों। जैसे मान लिया ये तो है बच्चों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ब्लू के बाद ब्लू डॉट है, ब्लू के बाद ब्लू डॉट है, ब्लू के बाद ब्लू डॉट है, एक लॉन्ग रेंज के अंदर पार्टिकल अरेंज है। बट अमोर्फस के अंदर क्या होगा, क्या पता दो ब्लू डॉट है, क्या पता आगे दो ब्लू आ जाए, दो रेड आ जाए, किसी को नहीं पता। क्या पता इस ब्लू के बाद आके रेड आए या ब्लू आए, किसी को नहीं पता। अब फिर हम मान के चलते हैं कि दोनों ही डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल का कोई रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं। कोई पता ही नहीं है कि ब्लू के बाद रेड आएगा या रेड के बाद ब्लू आएगा या ब्लू के बाद ब्लू आएगा या ब्लू के बाद रेड आएगा। इरेगुलरिटी काफ़ी ज़्यादा है बच्चों, इसलिए हम दोनों डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, सेम प्रॉपर्टी शो भी करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सडन चेंज इनटू वॉल्यूम। ये मैंने बता दिया बच्चों मेल्टिंग पॉइंट के अंदर कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर अपने वॉल्यूम में चेंज कर लेगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एक सिंगल टेम्परेचर के ऊपर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। ये नहीं होगा बच्चों, इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। ये सिमेट्री शो करते हैं बच्चों, ये कोई सिमेट्री शो नहीं करते। इसके अंदर इंटरफेशियल एंगल है, कौन कौन से हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर इंटरफेशियल एंगल शो नहीं करता। काफ़ी बेहतरीन पॉइंट रह गया है, वो है अमोर्फस सॉलिड शो करते हैं बच्चों सुपर कोल्डेड लिक्विड की प्रॉपर्टी। मतलब क्या है इसका, आपने नए घरों की विंडो देखी होगी बच्चों, और जब वो पुरानी हो जाए 2-3 साल तो घर वाले कहते हैं कि विंडो खड़कना शुरू हो गई, खिड़कियां खड़कना शुरू हो गई। जो विंडो के अंदर ग्लास लगे हुए हैं बच्चों वो अमोर्फस सॉलिड है और वो बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करते हैं। इसके कारण क्या होगा, जो विंडो का ऊपर वाला हिस्सा है वो पतला हो जाएगा बच्चों और नीचे वाला मोटा हिस्सा हो जाएगा। ऊपर वाला थिन, नीचे वाला थिक। आपने देखा होगा बच्चों, नोट करना आप अपनी खिड़कियों को, अगर वो 4-5 साल पुरानी है तो उन खिड़कियों को नोट करना, वहाँ ऊपर से बच्चों पतली मिलेंगी और नीचे से मोटी। यह है सुपर कोल्डेड लिक्विड। नेक्स्ट ये क्रिस्टलाइन की कुछ एग्जांपल है जो आपको याद करने हैं। मेटेलिक एलिमेंट है आयरन, कॉपर, सिल्वर। नॉन मेटेलिक एलिमेंट है सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन। और कंपाउंड कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नेपेथिलीन फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड और नेपेथिलीन। ये याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठाए हुए एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है बच्चों सॉलिड का ये एक पार्ट है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें क्या कहा है बच्चों, इसने बिसाइड क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड दे आर सम सॉलिड विच अपीयर अमोर्फस बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है बच्चों कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अपीयर तो होते हैं सॉलिड अमोर्फस की तरह बट उनके अंदर माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उन्हें कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। मेटल ऑफ्टन अक्कर इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन। मेटल मोस्टली अक्कर होते हैं बच्चों पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। इंडिविजुअल क्रिस्टल आर रैंडमली ओरिएंट so a metallic sample may appear to be isotropic even though a single crystal is anisotropic। ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए बच्चों हमने ये दो स्ट्रक्चर लिए हुए हैं, एक है डायमंड का, दूसरा है बच्चों ग्रेफाइट का। ये दोनों के दोनों पॉलीमॉर्फ को शो करते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन को शो करते हैं। कैसे, मैं एक सिंगल क्रिस्टल को देखूँ, इसके अंदर ये छोटा सा पार्ट है, ये देखूँ आपको एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई देगा।
यहाँ पर भी है, ये ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पर भी है बच्चों, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। वैसे इसके अंदर है ये, इसको मैं देखो एक बेंजीन रिंग है बच्चों, यहाँ पे भी ऐसा ही पार्ट है, सेम पार्ट है हर जगह। तो जब हम सिंगल क्रिस्टल को देखते हैं, एक छोटे से पार्ट को देखते हैं, तो वो शो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को। लेकिन हम जब अंटायर क्रिस्टल को देखते हैं तो वो अपीयर होता है हमें अमोर्फस की तरह। ऐसे क्रिस्टल को कहते हैं बच्चों पॉलीमॉर्फ, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों, अमोर्फस सॉलिड आर यूजफुल मटेरियल, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, और हम डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों अमोर्फस सिलिकॉन का यूज़ कहाँ किया जाता है। जो फोटोवोल्टिक मटेरियल है बच्चों, आपने छतों पे देखी होगी, जो प्लेट्स रखी होती हैं जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, उनके अंदर बच्चों अमोर्फस सिलिकॉन होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों एनसीईआरटी के, वाई आर सॉलिड रिजिड, सॉलिड रिजिड क्यों है। तो ऊपर मैंने पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़ा है बच्चों ऊपर कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो कम है, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है और थर्मल एनर्जी कम है, इसलिए ये रिजिडिटी शो करता है। डेफिनेट डेफिनेट वॉल्यूम का भी यही कॉन्सेप्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई करना है अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को हेडलाइन करूँगा। नेपेथिलीन बाल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पोटाशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और कॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इन्हें आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। नेपेथिलीन, बेंजोइक एसिड, पोटाशियम नाइट्रेट और कॉपर। और जितने भी बाकी जो बच गए हैं जैसे पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, ये सारे के सारे अमोर्फस सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोन ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, इसने कह रखा है ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम शो करता है कोई क्रिस्टल, उसे क्या कहेंगे बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा है, उसे कहेंगे अमोर्फस सॉलिड। किसका एग्जांपल है, अमोर्फस का एग्जांपल है ये। और ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन वो क्लीवेज स्मूथ नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड। डिफरेंट टाइप का मतलब है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट के अंदर। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर, सेकंड है आयनिक, थर्ड है मेटेलिक, फोर्थ है कोवलेंट, और जिसे हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। अब इसे नेटवर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे नेटवर्क कहते हैं बच्चों। फर्स्ट है बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको भी ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया 3 पार्ट के अंदर, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है मॉलिक्यूल्स। बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी है बच्चों, लंडन फोर्स है, डिस्पर्शन फोर्स है नॉन पोलर के अंदर। और पोलर के अंदर है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये याद रखना बच्चों, पोलर के अंदर हमेशा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके अंदर। इसके एग्जांपल है बच्चों आर्गोन, CCl4, H2I2CO2, सॉफ्ट है, इंसुलेटर है, वेरी लो है। ये आप पढ़ लेना, मैं इंपॉर्टेंट करा देता हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आयनिक सॉलिड है बच्चों नेक्स्ट, इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसके अंदर। NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड इसके एग्जाम्पल है। याद रखना, आयनिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है, मेटेलिक के अंदर पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, इसके अंदर जो डी लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन लिख रखा है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कि पॉजिटिव आयन है इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और किसके अंदर है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर है। अब डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो ये मेटालिक सॉलिड है वो सॉलिड फेज के अंदर भी और लिक्विड फेज के अंदर भी कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर इन सॉलिड
state as well as in molten state. मेटेलिक बॉन्डिंग इसके अंदर आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है और मैग्नीशियम है। इन्हें याद कर लेना बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। हार्ड होंगे, मेलेबल होंगे, डक्टाइल होंगे, फेयरली हाई होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है। अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चों कोवलेंट बॉन्डिंग। एग्जाम्पल है SiO2, क्वार्ट्ज, सिलिका कार्बाइड, कार्बन, डायमंड, AlN, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है बच्चों। ये गुड कंडक्टर है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करता है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा, ये इंसुलेटर है, वेरी हाई होगा, कंडक्टर है, एक्सेप्शन है ये बच्चों इसका। ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फ्लोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग देम। तो ये क्वेश्चन लिया गया बच्चों इस टेबल से। कौन से टाइप के सॉलिड है, किसके बेस पे, जो इनके अंदर बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, कौन से टाइप के ये सॉलिड है। तो ये बच्चों पोटाशियम सल्फेट आयनिक सॉलिड है। टिन मेटेलिक है बच्चों। बेंजीन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। यूरिया पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अमोनिया पोलर मोलिकुलर सॉलिड। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिंक सल्फेट आयनिक, जिंक सल्फाइड आयनिक सॉलिड। ग्रेफाइट कोवलेंट या फिर नेटवर्क। रूबिडियम मेटेलिक। आर्गोन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। सिलिका कार्बाइड कोवलेंट या फिर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। कौन सा सॉलिड होगा। तो वो होगा कोवलेंट सॉलिड। ये देखिए इंसुलेटर होगा ये सॉलिड और लिक्विड कंडीशन के अंदर, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इसका आंसर आएगा बच्चों कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन कीजिए। आयनिक क्यों नहीं शो करता कंडक्टर सॉलिड स्टेट के अंदर, लेकिन शो करता है मोल्टन स्टेट के अंदर। क्यों। क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर आयन फ्री नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेलेबल एंड डक्टाइल्स। कौन सा है ये मेटेलिक। क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं बच्चों। एटम आयन और मॉलिक्यूल का रेगुलर अरेंजमेंट स्पेस के अंदर जो अपने आप को रिपीट करता चला जाए उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। इसके अंदर मोटिफ क्या है, लैटिस पॉइंट क्या है, अब हम देखेंगे। मोटिफ कहते हैं बच्चों जो भी हमने लैटिस पॉइंट पर एटम आयन और मॉलिक्यूल को इंसर्ट किया है। एटम आयन और मॉलिक्यूल को कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम कहते हैं मोटिफ। लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं बच्चों, क्रिस्टल लैटिस के वो पॉइंट जो रिप्रेजेंट करे किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, उसे कहते हैं हम लैटिस पॉइंट। ये देखिए लैटिस पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, एक लैटिस पॉइंट के ऊपर मैंने मोटिव को इंसर्ट कर दिया। ये सेकंड मोटिव, थर्ड मोटिव, फोर्थ मोटिव,
ये हमने इसे जोड़ दिया, क्या बन गया, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। फर्स्ट पॉइंट है ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। हर एक पॉइंट क्रिस्टल लैटिस के अंदर लैटिस पॉइंट या फिर उसे कहते हैं लैटिस साइट। सेकंड है ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच में भी, जो हो सकता है एटम भी, मॉलिक्यूल भी और आयन भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है लैटिस पॉइंट आर joined by straight line to bring out the geometry of solid। लैटिस पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन के अंदर जोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अंदर जोड़ेंगे ताकि क्या निकाल सके हम, जियोमेट्री ऑफ लैटिस। आगे है बच्चों यूनिट सेल किसे कहते हैं। A small part of space lattice of crystal to specify crystal completely. This small part is called unit cell। मतलब क्या है बच्चों, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा टुकड़ा जिसकी हम स्टडी करें और वो स्पेसिफाई कर दे कंप्लीट क्रिस्टल को, उसे कहते हैं यूनिट सेल। कि सिर्फ इस छोटे से टुकड़े की स्टडी करने से ही हमें पूरे क्रिस्टल का पता चल जाए, उसकी डायमेंशन, उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसके अंदर पार्टिकल, उसके अंदर एटम कितने हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। ये देखिए एक स्ट्रक्चर दे रखा है, यूनिट सेल है बच्चों। इसको हम इस साइड मूव करवाएंगे और याद रखना यूनिट सेल को क्रिस्टल के अंदर सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करवाते हैं। आप इसे स्ट्रेट लाइन के मूव करते जाइए और क्रिस्टल बनता चला जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइड किया गया दो कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट है प्रिमिटिव, सेकंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, when constituent particle are present only on corner position of unit cell it is called primitive unit cell। अगर यूनिट सेल के अंदर सिर्फ पार्टिकल उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो कैसे होगा ये, आप किसी कमरे के अंदर बैठे हैं, उसके 8 कॉर्नर है, अगर मैं वहाँ एक एक पार्टिकल रख दूँ उनके कॉर्नर पर तो उसे कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब ये जो एक कॉर्नर है बच्चों, आपके कमरे का जो एक कॉर्नर है उसे ध्यान से देखिए, वो 8 कमरों से अटैच हो रहा है। मतलब वो 8 कमरों का एक सिंगल पॉइंट है। 8 कमरे उस सिंगल कॉर्नर से अटैच हो रहे हैं, 4 तो उसके नीचे की साइड और 4 उसके ऊपर की साइड। तो वो उस यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना 1/8 पार्ट का। क्योंकि अगर आपके पास एक लड्डू है, आपने उसके 8 पार्ट कर दिए और 7 पार्ट आपने किसी को दे दिए और एक पार्ट अपने पास रखा, तो आपके पास कौन सा पार्ट है, 1/8, इतना ही पार्ट बचेगा। और कॉर्नर कितने हैं बच्चों यूनिट सेल के अंदर, 8, तो 1 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल होंगे 1 कॉर्नर के कारण। ये आप याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सिंपल से है, एक कॉर्नर 8 कमरों के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो जिस कमरे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिस यूनिट सेल में हम देख रहे हैं, उस कमरे को कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो कॉर्नर 1/8 का। और कॉर्नर कितने हैं, 8। हर एक कॉर्नर 1/8 1/8 1/8 1/8 देगा। जब हम इसे प्लस करेंगे 8 बार या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 × 8 को, तो एक एटम आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल होंगे 1 कॉर्नर के कारण। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या मतलब है इसका, अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा यूनिट सेल पर कहीं और प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हेन एक यूनिट सेल contain one or more constituent particle present at position other than corner in addition to those at a corner it is called a centered unit cell। कितनी टाइप की है ये, 3 टाइप की है। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल,
और थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब उस यूनिट सेल के मिडिल के अंदर प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा फेस पे प्रेजेंट है, 6 फेस हैं यूनिट सेल के और 6 फेस के बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, साथ में फेस पे भी प्रेजेंट है, उसे कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा दो अपोजिट फेस पे प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे एंड सेंटर यूनिट सेल। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट ये चार्ट देख लीजिए आप। सिंपल क्यूबिक के अंदर कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है 8 8 8, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट है हर किसी के अंदर। ये फेस पे सिर्फ फेस सेंटर्ड के अंदर होंगे और बॉडी के अंदर सिर्फ बॉडी के अंदर। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद करने हैं बच्चों, अगर आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। टोटल एटम इन पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 होगा, बीसीसी के अंदर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर 2 होंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर 4 होंगे। अब हम देखते हैं कैसे होंगे। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो बच्चों, ये क्रिस्टल है, ये यूनिट सेल है एक, इसके एक बॉडी पे प्रेजेंट है पार्टिकल और 8 कॉर्नर है। एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उस यूनिट सेल के अंदर 1/8, तो एटम प्रेजेंट हो गए कॉर्नर के कारण 1। सेकंड पॉइंट है बॉडी के कारण एक पार्टिकल बच्चों, एक एटम बॉडी के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ उसी यूनिट सेल के अंदर रहेगा जहाँ वो प्रेजेंट है, तो एक उसका हो गया। तो टोटल एटम हो गए बच्चों 2 एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बीसीसी होंगे 2 एटम। फेस सेंटर यूनिट सेल। अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, ये देखिए, साइड वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये सामने वाला, ये पीछे वाला प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर के कारण कितना है, 1 एटम, और फेस के कारण कितने होंगे, 6 फेस हैं। एक फेस कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है 1/2 का। कैसे, एक फेस 2 यूनिट के साथ शेयर होगा। आपके कमरे की दीवार है बच्चों, वो एक दीवार फेस मान लीजिए, 6 फेस हैं। आपका ग्राउंड, आपकी रूफ और चारों वॉल, 6 फेस हो गए। और ये 6 को देखिए बच्चों, ये 2 के साथ अटैच हो रही है। जो आपके साथ वाला कमरा है उसकी दीवार और आपकी दीवार एक दीवार है, कितना कंट्रीब्यूशन होगा उस दीवार का आपके कमरे में 1/2 का। दीवार कितनी है, एक दीवार, एक फेस 1/2 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो फेस कितने हैं 6, तो पार्टिकल टोटल कितने प्रेजेंट होंगे, तो एटम कितने होंगे 3 एटम। किसके कारण, फेस के कारण। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका मतलब क्या है, अगर पार्टिकल कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट एंड पे प्रेजेंट है, या देखिए आप अपने कमरे में देखिए, एक पार्टिकल रूफ पर, एक पार्टिकल ग्राउंड पे, या फिर एक पार्टिकल दाएं एक पार्टिकल बाएं, या फिर एक पार्टिकल आगे एक पार्टिकल पीछे, 2 अपोजिट फेस पे प्रेजेंट होने चाहिए, उसे कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर के कारण कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, एक कॉर्नर देगा 1/8 का कंट्रीब्यूशन, 8 कॉर्नर है, तो एटम प्रेजेंट होंगे 1 एटम, किसके कारण, कॉर्नर के कारण। और 2 अपोजिट फेस हैं, फेस कितने हैं 2, जिसपे एटम प्रेजेंट है। कंट्रीब्यूशन कितना देता है फेस 1/2 का, फेस प्रेजेंट कितने हैं 2, 1 एटम इसमें से आएगा, तो टोटल एटम प्रेजेंट हो गए एंड सेंटर के अंदर 2 पर यूनिट सेल के अंदर। तो नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूनिट सेल इज करेक्टराइज बाय। फर्स्ट पॉइंट है डायमेंशन अलोन द 3 एज ए बी सी, दीज एज मे और मे नॉट बी म्यूचुअल परपेंडिकुलर। सेकंड है एंगल बिटवीन द एज, ए होगा बी और सी के बीच में, बीटा एंगल होगा ए और सी के बीच में, और गामा होगा ए और बी के बीच में। तो देखिए मैं आपको इस सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप किस कमरे में बैठे हैं वो इस टाइप का है, ये कॉर्नर है, 2 कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन को कहते हैं एज।
ठीक है। और इसने अल्फ़ा बीटा और गामा बता रखा है, ये 3 डायमेंशन के अंदर शो कर रखा है इसने। ये जो पॉइंट है ये बच्चों एच, और जो ये अल्फ़ा है वो किस किस के बीच में है, बी और सी के बीच में। बीटा ये कुछ ज़्यादा याद नहीं करने आपको, ये वैसे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए थे, मैंने आपको बता दिया। ये इतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखना एज किसे कहते हैं, जो दो कॉर्नर को लाइन ज्वाइन करती है, जो वो लाइन होती है उसे कहते हैं एज। तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डायरेक्ट किससे ली गई है, एनसीईआरटी से। फर्स्ट है क्यूबिक। पॉसिबल वेरिएशन आपको याद करनी है बच्चों, इसके अंदर है 3, इसके अंदर है 2, इसके अंदर है 4, इसके अंदर है 1 1, इसके अंदर है 2, इसके अंदर है 1। 3 के अंदर 1 1 है। सबसे ज़्यादा पॉसिबल वेरिएशन किसके अंदर है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। सबसे कम हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल जिसे कहते हैं ट्राइगोनल, ये भी याद रखना, रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल कहते हैं। और थर्ड है ट्राइक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिकल है, तो आप लिखेंगे ट्राइक्लिनिक। और सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल क्यूबिक। तो क्यूबिक के अंदर 3 पॉसिबल वेरिएशन है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड। अगर पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट हो प्रिमिटिव, कॉर्नर के अलावा अगर बॉडी पे प्रेजेंट हो बॉडी सेंटर्ड, और कॉर्नर प्लस फेस पे प्रेजेंट हो तो फेस सेंटर्ड। डिस्टेंस होगा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा, तीनों 90 के इक्वल होंगे। एग्जाम्पल याद रख लेना बच्चों, NaCl, जिंक ब्लेंड, ZnS और कॉपर। टेट्रागोनल, 2 पॉसिबल वेरिएशन है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड। अगर पार्टिकल कॉर्नर पे है प्रिमिटिव, कॉर्नर प्लस बॉडी पे बॉडी सेंटर्ड। एक्सियल डिस्टेंस है, लेंथ इक्वल होगी ब्रीथ के, लेकिन ब्रीथ इक्वल नहीं होगी हाइट के। अल्फा बीटा और गामा ये तीनों के अंदर सेम होंगे, अल्फा बीटा और गामा 90, अल्फा बीटा और गामा 90, अल्फा बीटा और गामा 90। इसे तो आप याद कर लेंगे बच्चों। तो एक इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, ट्राई क्लिनिक के अंदर सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिकल है, ना लेंथ इक्वल है, ना ब्रीथ इक्वल है, ना हाइट इक्वल है, ना अल्फा एंगल बीटा के इक्वल है, ना बीटा एंगल गामा के इक्वल है, और तीनों ही एंगल 90 के इक्वल नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जांपल, पोटाशियम डाइक्रोमेट। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, ट्राइक्लिनिक। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, बोरिक एसिड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जांपल याद रखना कि ये ट्राइक्लिनिक शो करते हैं। अब मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक से याद रखना, मोनोक्लिनिक सल्फर, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग पाउडर आप घर के अंदर यूज़ करते हो, मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है इसका। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मोनोक्लिनिक के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है कि अल्फा एंगल गामा के इक्वल है जो 90 के इक्वल है, लेकिन बीटा 90 के इक्वल नहीं है। ये बच्चों आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सिर्फ शॉर्टकट के रूप में इसे याद कर सकते हो कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, इसका फिर फ़ायदा क्या है बच्चों, आपको तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके एग्जांपल, एक्सियल एंगल कैसे है, कैसे अरेंज है, इसकी डिस्टेंस, लेंथ, ब्रीथ, हाइट कैसी है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉसिबल वेरिएशन कितनी है इसके अंदर। अब हेक्सागोनल के अंदर पॉसिबल वेरिएशन 1 है, लेंथ ब्रीथ के इक्वल है लेकिन ब्रीथ हाइट के इक्वल नहीं है। अल्फ़ा और बीटा एंगल 90 के इक्वल है लेकिन गामा 120 के इक्वल है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर ये आ सकता है, कैसा स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल, जिंक ऑक्साइड, CDS। और इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद कर लेना, सिनेबार। और किसका है सिनेबार, मरकरी का, HGS का। कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रक्चर भी आ सकता है इसका कि कैल्साइट किसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को रोम्बोहेड्रल शो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, वो आपको रोम्बोहेड्रल भी देगा और ट्राइक्लिनिक भी देगा, दोनों में से कोई एक दे सकता है। और पूछ सकता है कि बैरियम सल्फेट किसके अंदर होगा, कैसा स्ट्रक्चर है, तो ऑर्थोरोम्बिक। तो काफ़ी डिटेल के अंदर आप इसे पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट, क्या वो 3 पॉइंट है बच्चों, आप कर लेना जो पीछे मैंने बताया कि हर एक पॉइंट स्पेस के अंदर लैटिस पॉइंट होगा। लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बच्चों मोटिव को। तो नेक्स्ट है नेम द पैरामीटर दैट करेक्टराइज ए यूनिट सेल। कौन से पैरामीटर है बच्चों? ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा। डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ये आप देख लेंगे। हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर प्रिमिटिव है, ये शो करता है। और ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के अंदर देख लेना। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं? अगर पार्टिकल कॉर्नर प्लस फेस पे प्रेजेंट हो उसे कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर पार्टिकल कॉर्नर प्लस दो अपोजिट फेस पे प्रेजेंट हो तो उसे कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं इसके अंदर? 4, इसके अंदर 2 पर यूनिट सेल। एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन आइटम लोकेट एट कॉर्नर body centered of cubic unit cell is a part of it neighboring unit cell। 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूशन करेगा इसका। बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना पार्ट? कंप्लीट 1 करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब आप प्रेयर के अंदर खड़े हो बीच में लाइन में, तो आपके आगे एक बच्चा खड़ा है, पीछे भी एक बच्चा खड़ा है। आप सिर्फ और सिर्फ दोनों बच्चों का हाथ पकड़ सकते हो, दोनों बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, तो उसे कहते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। आपके बिल्कुल आस पास वाले लोग जिनसे आप कोऑर्डिनेशन बना सकते हो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल जिसके अराउंड में कितने मॉलिक्यूल टच हो रहे हैं उसके साथ उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम देखेंगे सबसे क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसके अंदर पढ़ेंगे 1 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के अंदर। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चार्ट मैंने पहले इसलिए दिया ताकि आप समझ सकें कि हमें आगे क्या पढ़ना है। 1 डायमेंशन के अंदर देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्यों होता है। 2 डायमेंशन के अंदर देखेंगे 4 कैसे होगा, 6 कैसे होगा। FCC पढ़ेंगे, HCP पढ़ेंगे। क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन के अंदर, जैसे कि ये पार्टिकल है बच्चों। अब इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? एक पार्टिकल और इसके साथ 2 पार्टिकल, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन के अंदर एक लेयर है बच्चों, वैसी ही लेयर हमने इसके नीचे इंसर्ट कर दी, फिर 3rd लेयर, फिर 4th लेयर, सेम लेयर। तो आप इस पार्टिकल को देखना, इसके चारों ओर कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं इसे? 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4th। वो और अरेंजमेंट कैसी है? जब आप सेम लेयर को एक दूसरे के ऊपर इंसर्ट करोगे जो अरेंजमेंट होगी वो ए टाइप की होगी, और इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये देखो एक स्क्वायर बना रहा है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अगर मैंने ये लेयर ली बच्चों, एक टाइप की लेयर ली बी टाइप की, और उसके नीचे जो खाली स्पेस है उसके नीचे एक और लेयर को इंसर्ट कर दिया, ये इससे अलग हो गई, अरेंजमेंट इसका अलग है। और जो 3rd लेयर होगी इसके जो डिस्पर्शन के अंदर इसका जो खाली स्पेस है उसमें मैंने 3rd लेयर को इंसर्ट कर दिया। आप देखेंगे जो 1st लेयर और 3rd लेयर है वो सेम है। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है? ए बी टाइप का अरेंजमेंट 2 डायमेंशन के अंदर। और ये देखो आपने एक पार्टिकल कितने से अटैच हो रहा है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, और ये क्या बना रहा है? एक हेक्सागन बना रहा है, एक बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो इसे कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, फर्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सेकंड है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगर फर्स्ट लेयर मैच होती है 3rd लेयर के साथ और सेकंड लेयर मैच होती है 4th लेयर के साथ, तो अरेंजमेंट होगी ए बी टाइप की। ये कैसे हुई? ये देखिए बच्चों, ये 3 पार्टिकल है,
अगर 3 पार्टिकल को मैं फर्स्ट लेयर को मैं सेकंड लेयर पर इस तरह रखूँगा कि उनकी एपेक्स अपोजिट हो, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग का। ए बी टाइप की लेयर देंगे और इसके अंदर जो वॉइड बनेगा वो होगा बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको सिर्फ याद रखनी है, वो क्या पूछेगा कि 3 डायमेंशन के अंदर हेक्सागोनल की अरेंजमेंट कैसी है, ए बी टाइप, उससे कौन सा वॉइड प्रोड्यूस होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखना, ये लेयर कितनी है, कैसे अटैच हुई, ये कुछ भी याद नहीं रखना आपको। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन के अंदर क्या होगा बच्चों, एक लेयर ली, उसके ऊपर बी टाइप की लेयर है जो इससे अलग है, सी टाइप की लेयर है इससे अलग है, और ए टाइप की जो फर्स्ट लेयर से मैच करती है। इसके अंदर जो वॉइड बनेगा बच्चों वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। जिसकी रेडियस होगी 0.212 और इसकी होगी 0.414। और इसका एग्जांपल है बच्चों हेक्सागोनल का मैग्नीशियम जिंक, एनसीईआरटी के हैं बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जांपल याद रखना। और इसके अंदर है बच्चों क्यूबिक के अंदर है कॉपर और सिल्वर। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि 3 डायमेंशन के अंदर हेक्सागोनल कैसी अरेंजमेंट शो करता है, ए बी टाइप की। क्यूबिक कौन सी अरेंजमेंट शो करता है, ए बी सी टाइप की। तो एक बात याद रखना बच्चों, हेक्सागोनल और क्यूबिक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। ये 3 पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट इसमें ए बी टाइप है, क्यूबिक के अंदर ए बी सी टाइप है। इसके अंदर वॉइड बनेगा ऑक्टाहेड्रल, उसके अंदर वॉइड बनेगा टेट्राहेड्रल। इसके अंदर बच्चों क्या होगा, जो वॉइड बनेगा उसकी रेडियस होगी 0.414, उसके अंदर होगी 0.212। इसके अंदर एग्जांपल है मैग्नीशियम और जिंक, क्यूबिक के अंदर एग्जांपल है कॉपर और सिल्वर। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है दोनों। ये कैसे बनेंगे ये तो मैंने बता दिया 3 डायमेंशन के अंदर। अब इन वॉइड की लैटिस पॉइंट है जहाँ ये रहते हैं, इनका घर कहाँ पे है, ये लैटिस में कहाँ पर रहते हैं, इसका लैटिस पॉइंट क्या है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चों 1/3 पार्ट ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के 1/3 पार्ट पे प्रेजेंट होंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो प्रेजेंट होगा बॉडी के सेंटर के ऊपर और सेकंड प्रेजेंट होगा एज के ऊपर, एज सेंटर के ऊपर। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉइड इसके अंदर 8 होंगे। इसके अंदर 3 तो प्रेजेंट होंगे एज के ऊपर, एज के ऊपर 3 कैसे, 12 एज है बच्चों। और एक एज 4 कमरों के साथ अटैच हो सकता है। उस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा उस एज का 1/4 का, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। एज सेंटर के अंदर 3, बॉडी सेंटर के अंदर अकेला 1, तो 4% है। और कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है आपको। इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉइड पर सेल 8 है इसके अंदर 4 है। टचिंग कंडीशन कैसी है ये याद रखना बच्चों, ये नेगेटिव पार्ट इसे कहते हैं अनायन। और अनायन होता है एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, जो आयन, जो पार्टिकल प्रेजेंट, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेनली अनायन होते हैं बच्चों। और जो वॉइड है वो कैटायन होता है। अनायन और कैटायन के बीच का डिस्टेंस होगा √3a/4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। कैटायन और अनायन के बीच का डिस्टेंस, कैटायन का मतलब क्या है वॉइड, अनायन का मतलब क्या है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके बीच का डिस्टेंस है इसके अंदर a/2। टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे बनते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे। और याद रखना इनके अपेक्स जो इनके अंदर दी गई है, इनकी अपेक्स अपोजिट होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अगर मैं सपोज कर लें FCC के अंदर एटम प्रेजेंट है 4, तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 4 और बट टेट्राहेड्रल वॉइड इससे दुगने होंगे, वो होंगे 8। तो याद रखना
अगर किसी के अंदर एटम प्रेजेंट है, स्फीयर प्रेजेंट है n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होंगे। जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 8 आएगा क्योंकि ये 2n है, इससे डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर है। रेडियस रेशियो रूल क्या है बच्चों? रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, इसे कहते हैं रेडियस रेशियो। अगर रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन का रेशियो लेस देन 0.155 आता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, शेप होगी लीनियर। अगर इसका रेशियो 0.155 से 0.225, इससे कम, ये नहीं बच्चों, इससे कम आए, 0.225 से कम आए, लेस देन 0.225, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3 और वो उसकी शेप होगी प्लेनर। अगर इनका रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 आए, इससे 0.414 नहीं बच्चों, 0.414 से कम आए, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और टेट्राहेड्रल। ये पॉइंट आप छोड़ दीजिए, आपका काम का नहीं है अभी। अगर इसका रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 0.732 या फिर 1 आए, 1 या इससे कम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों 8 और उसकी शेप होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों ये स्लाइड, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पॉज करके इसे ध्यान से पहले इसे समझिएगा मैंने क्या बताया इसके अंदर। ये रेडियस रेशियो आपको याद करने हैं। 0.225 आ जाए तो उससे किसकी रेडियस है बच्चों? ये है टेट्राहेड्रल की वॉइड की रेडियस। 0.414 किसकी रेडियस थी बच्चों? ये 0.414 ये थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस। नेक्स्ट है क्लोज पैक्ड की एफिशिएंसी के बारे में। जो आपने सीसीपी पीछे स्ट्रक्चर देखी थी हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, उसके अंदर लिखा हुआ था 74% एफिशिएंसी। तो आगे हम एफिशिएंसी पढ़ेंगे। एफिशिएंसी क्या चीज़ है ये पहले हमने कुछ माइंड मैप दिया है एक आपको, ताकि पता चल जाए हम आगे करेंगे क्या। बाकी ये आप याद रखना, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ये मैंने पीछे बता दिया था आपको। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। याद रखना ये पैकिंग, ये बच्चों आगे मैं डिटेल में कराऊंगा आपको, तो बट ये आप याद कर लेना ज़रूर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। HCP के अंदर अरेंजमेंट कैसी है? ए बी टाइप की, CCP के अंदर ए बी सी टाइप की, और BCC के अंदर ए बी टाइप की। पैकिंग एफिशिएंसी क्या चीज़ है? पैक होने की एफिशिएंसी को कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल, कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर उस पार्टिकल ने कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है और कितना स्पेस खाली है। कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है उसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। और जितना स्पेस बच्चों खाली रह जाए पैक होने के बाद उसे कहेंगे वॉइड। वॉइड का मतलब खाली स्पेस। तो हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले HCP और CCP के अंदर, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर, फिर सिंपल के अंदर। तो ये फिर से एक माइंड मैप दिया गया है, ये कंप्लीट माइंड मैप है जो हम आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, इस सिंगल स्लाइड से आप 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सोल्व कर दोगे अगर आपको ये याद है तो। मैं आपको पहले बता देता हूँ ये क्या कुछ है। सिंपल क्यूबिक के अंदर जो हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ी थी, जैसे आर क्या है? स्फीयर की रेडियस। ए क्या है? एज लेंथ। सिंपल क्यूबिक के अंदर आर और ए का रिलेशन क्या है? आर किसके इक्वल है? A/2 के। बॉडी सेंटर के अंदर BCC के अंदर रेशियो कैसा है? RA/2√2। BCC के अंदर क्या है? आर जो स्फीयर की रेडियस है वो कैसे रिलेट करती है एच सेंटर के साथ? √3A/4। वॉल्यूम कैसा है एटम का? 4/3 पाई A/2 का होल √3। ये वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, ये वॉल्यूम आप कर लेना। पैकिंग डेंसिटी ये है बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन। इस पॉइंट को कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन।
आगे मैं बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्यूबिक के अंदर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर क्वेश्चन आएगा पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक π/6 पैकिंग फ्रैक्शन FCC √2 π/6 पैकिंग फ्रैक्शन BCC √3 π/8 0.52 0.74 0.68 वॉइड। अब इतना तो स्ट्रक्चर पैक है, 52% स्ट्रक्चर पैक है बच्चों। ये पैकिंग डेंसिटी है, पैकिंग फ्रैक्शन है। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 52 आ जाएगा। ये रहा। अगर ये इतना स्ट्रक्चर तो पैक है तो खाली कितना है, वॉइड कितना है 48%। इतना स्ट्रक्चर पैक है तो खाली कितना है 26%। इतना स्ट्रक्चर पैक है तो खाली कितना है 62%। तो हम आगे मूव करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर पहले मैं इधर इसी तरीके से बना लेता हूँ। ये फर्स्ट स्फीयर, ये फेस वाला स्फीयर, ये कॉर्नर वाला, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ये देखिए बच्चों ऐसी अरेंजमेंट है। ये बी है, ये ए है और ये बी है। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी B² इज इक्वल टू में A² प्लस में A²। तो B² हो गया बच्चों 2A² और B हो गया √2A। और B किसके इक्वल है, तो आप देखिए एक R इस स्फीयर का और 2R इस स्फीयर के और एक R इस स्फीयर का, 4R के इक्वल है। तो 4R किसके इक्वल हो गया √2A के। और ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप यहाँ से A निकाल सकते हो, A क्या है 4R अपॉन √2। आप यहाँ से R निकाल सकते हो, R क्या हो जाएगा बच्चों √2A/4। तो ये देखिए बच्चों ये रहा हमारा आंसर। तो इसने ऐसे कैसे किया, A दे रखा है 4R अपॉन √2, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर भी और नीचे भी, तो ये आ जाएगा बच्चों 4√2R अपॉन 2। ये 2 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा, तो 2 से 2 √2R ये आ गया बच्चों। R की टर्म में भी लिख सकते हैं इसे। अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 4 स्फीयर इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100 अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना कर रखा है 4 स्फीयर ने, 4 एक स्फीयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है 4/3 πr³। 4 ने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है A³। तो A की कितनी है वैल्यू 4R अपॉन √2/3, या फिर A की जगह हम पुट कर देंगे 2√2R अपॉन में 3। तो ये वैल्यू निकल जाएगी 74%। आपको मेन कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ये बातें ध्यान रखनी है। ये बातें बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर बॉडी के अंदर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, ये देखिए, तो ये बॉडी डायगोनल है बच्चों। तो मैं सीधा बता देता हूँ, बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे तो बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस होता है बच्चों √3A। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल का ये डिस्टेंस है पूरा √3A। तो √3A इज इक्वल टू में 4R आंसर आ जाएगा। तो सीधा बता देता हूँ बच्चों, एक बॉडी डायगोनल का इस डायगोनल से इस डायगोनल तक जाएंगे तो इसका डिस्टेंस होगा, आपको याद रखना √3A। और आपको दिखे देखना तो थ्योरम थर्म लगा के इसे निकाल लेना बच्चों। वैसे हम √3A और ये कितना है, एक रेडियस ये वाली, एक रेडियस ये वाली, एक रेडियस ये वाली, एक रेडियस ये वाली, तो 4R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3A। तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे √3A अपॉन में 4, या फिर हम A निकाल सकते हैं इससे 4R अपॉन √3। वैसे ही पुट करने हैं बच्चों, एक स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr³। तो स्फीयर कितनी है बॉडी BCC के अंदर 2, तो मल्टीप्लाई 100 हम निकल जाए 68% ऑक्यूपाई स्पेस। सिंपल क्यूबिक के अंदर
पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर के ऊपर। कॉर्नर पे ये कितना है बच्चों, 2r। ए कितना होगा, 2r की इक्वल। तो यहाँ से पुट करके आप वैल्यू निकालिए। ये पैकिंग फ्रैक्शन है बच्चों, तो इसने दे रखा है। अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पैकिंग एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी को, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम यूनिट सेल का होता है बच्चों ए क्यूब। और मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल। अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, तो इन एफसीसी के अंदर, तो एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 4। मल्टीप्लाई आप कर दोगे मास ऑफ ईच एटम से तो आपको मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम यहाँ मास ऑफ यूनिट सेल जेड मल्टीप्लाई एम। इस स्मॉल मास को हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। उस एटम के मोलिकुलर मास को हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, ए क्यूब एवोगैड्रो नंबर कितना है बच्चों, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर आपको 4 की वैल्यू मालूम है तो आप किसी 5वें की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन करेंगे हम प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे सॉलिड स्टेट का। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हमें कुछ क्रिस्टल लैटिस दिए हुए हैं, उनकी हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट है बच्चों रॉक साल्ट NaCl AB टाइप। इसके अंदर क्या है बच्चों, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्लोरीन अनायन है और Na पॉजिटिव कटायन है। इसके अंदर क्या है, FCC अरेंजमेंट है किसकी, क्लोरीन की बच्चों FCC अरेंजमेंट है। FCC का मतलब क्या है कि पार्टिकल कॉर्नर प्लस प्रेजेंट है फेस के ऊपर। कि NaCl के अंदर पार्टिकल जो क्लोरीन है अनाइन है वो प्रेजेंट ऑक्यूपाई किया हुआ है कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। और जब सोडियम है वो कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी पर और एज ऑफ सेंटर पर। और ये कहाँ की लोकेशन है बच्चों, ये लोकेशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कुछ क्रिस्टल लैटिस दिए हुए हैं, हमें उसकी कंप्लीट स्टडी करनी है। और ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले दिया गया टाइप AB टाइप NaCl, जिसे कहते हैं रॉक साल्ट। इसके अंदर क्या है बच्चों, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कटाइन अनाइन। क्लोरीन क्रिस्टल पर कहाँ प्रेजेंट है, NaCl क्रिस्टल है उस पर क्लोरीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। क्लोरीन प्रेजेंट है बच्चों FCC अरेंजमेंट के अंदर, और FCC पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर प्लस फेस के ऊपर। तो क्लोरीन आयन ऑक्यूपाई करेगा कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। और सोडियम कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, और उनकी लोकेशन होती है जो बॉडी के ऊपर और एज ऑफ सेंटर के ऊपर। एग्जाम्पल आप इसके याद करें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का 6 हैं। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल 4 होंगी। आगे स्ट्रक्चर जो जिंक ब्लेंड का ZnS, जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फर 2 नेगेटिव। इसके अंदर जो अरेंजमेंट प्रेजेंट है, जो अनायन की अरेंजमेंट प्रेजेंट है वो CCP अरेंजमेंट है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, जिसे हम कहते हैं बच्चों FCC अरेंजमेंट। इसका मतलब है
कि इसके अंदर भी अनायन प्रेजेंट है कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर के ऊपर, और जिंक प्रेजेंट है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है। इसकी एग्जांपल ये है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सेल 4 होगी। टाइप्स ए बी टाइप का क्रिस्टल फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2। इसके अंदर जो कैटायन प्रेजेंट होगा वो FCC अरेंजमेंट के अंदर होगा। ये याद रखना, ऊपर कैटायन अनायन FCC अरेंजमेंट के अंदर था, इसके अंदर कैटायन FCC अरेंजमेंट के अंदर है। और जो अनायन होगा वो सराउंडेड होगा 8 फ्लोरीन से एंड ईच फ्लोरीन आयन बाय 4 कैल्शियम आयन। ठीक है बच्चों, इसने क्या कह रखा है कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव और फ्लोरीन नेगेटिव। इसके अंदर जो कैटायन है वो प्रेजेंट है FCC अरेंजमेंट के अंदर। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर के ऊपर। और जो फ्लोरीन प्रेजेंट है वो ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है। सिंपल बात ये है। इसके अंदर याद रखना Ce2 पॉजिटिव का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 है और फ्लोरीन नेगेटिव का 4 है। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 4 होगी इसके अंदर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर था, ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर यहाँ देखिए जो पॉजिटिव पार्ट था वो FCC अरेंजमेंट के अंदर है, लेकिन इसके जो अंदर जो कैटायन है वो FCC अरेंजमेंट के अंदर होगा। और अब जो अनाइन होगा वो प्रेजेंट होगा ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों Na2O। इसके अंदर सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, O2 का ऑक्सीजन का है 8। लास्ट स्ट्रक्चर बच्चों सीजियम क्लोराइड। इसकी अरेंजमेंट कैसी है? BCC अरेंजमेंट। कंप्लीट क्रिस्टल कैसी अरेंजमेंट है? BCC। इसका मतलब कॉर्नर प्लस बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर जो क्लोरीन प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, और सीजियम 2 पॉजिटिव जो कैटाइन है वो प्रेजेंट होंगे बॉडी के सेंटर के ऊपर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 8 और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट होगी 1। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेके आएंगे सॉलिड स्टेट का, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कम से कम 20 से 30% क्वेश्चन इसी स्लाइड के ऊपर बेस है। तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट 2 टाइप के हैं बच्चों, एक है पॉइंट डिफेक्ट, एक है लाइन डिफेक्ट। मतलब क्या है दोनों का? ये जैसे क्रिस्टल है बच्चों, अगर ये एटम यहाँ से अपनी साइड को छोड़ के कहीं और चला जाए तो इसे कहेंगे, एक एटम या एक आयन अपनी साइड से वैकेंट होकर कहीं और चला जाए उसे कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। सिर्फ एक पॉइंट पे डिफेक्ट हुआ है ये। अगर ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से गायब हो जाए तो इसे कहेंगे लाइन डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। हम कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बच्चों। तो पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप के हैं बच्चों, स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्री के अंदर है बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर है शॉटकी, इंटरस्टिशियल के अंदर है फ्रैंकल। और नॉन स्टोक्योमेट्री के अंदर है मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस के भी 2 पार्ट है बच्चों, अनायन की वैकेंसी करें या फिर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन हो। मेटल डेफिशिएंसी की भी 2 पार्ट है बच्चों, कैटायन की वैकेंसी करें या प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन हो। ये हमसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट, इसका मतलब क्या है बच्चों? किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद उसका जो फॉर्मूला, उसकी जो जियोमेट्री सेम रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, तो उसे कहते हैं स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। जैसे डिफेक्ट से पहले किसी भी क्रिस्टल का फॉर्मूला AB2 था, तो डिफेक्ट के बाद भी वो AB2 रहे, उसे कहते हैं स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। ये 2 टाइप के हैं बच्चों, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। When some of lattice site are vacant and crystal is said to be vacancy defect। जब कुछ लैटिस पॉइंट, लैटिस साइट अपनी जगह से वैकेंट हो जाए, अपनी जगह को छोड़ के चली जाए, वहाँ वैकेंसी क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और इससे क्या होगा? डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस।
अब ये डेंसिटी क्यों डिक्रीज होगी? डेंसिटी क्या होता है बच्चों? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। अब इस क्रिस्टल के अंदर से कुछ पार्टिकल गायब हो गए, वैकेंट हो गए, यहाँ से चले गए, तो मास क्या होगा बच्चों? इस टोटल क्रिस्टल का डिक्रीज होगा। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों? मास अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। सेकंड जो डिफेक्ट है बच्चों वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसका मतलब है when some constituent particle occupy an interstitial site the crystal is said to be interstitial defect। और इससे क्या होगी बच्चों? डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी क्यों इंक्रीज? जब भी कोई एक्स्ट्रा एटम आयन या मॉलिक्यूल बाहर से आके उस क्रिस्टल का जो इंटरस्टिशियल साइट है, जो वॉइड है, उसको ऑक्यूपाई कर ले, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इससे इंक्रीज होगी क्यों? बाहर से कोई मास आके क्रिस्टल के अंदर मिल गया, उसने ऑक्यूपाई कर ली उसकी साइड को, तो मास इंक्रीज होगा। मास इंक्रीज होगा तो बच्चों डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट, जो पार्ट है स्टोक्योमेट्री के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट शो होता है ये आयनिक सॉलिड के अंदर। दोनों डिफेक्ट शो होते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर। इसके अंदर क्या? स्मॉलर आयन। स्मॉलर आयन कौन सा होता है? कटायन बच्चों। स्मॉलर आयन यूजुअली कटायन होता है कि उस कटायन का साइज छोटा होता है, डिसलोकेट कर जाता है अपनी नॉर्मल साइड से और इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर देता है, उसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट कब होगा? जब अनायन अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर ले, तो उसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि ये अपनी साइड से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसे कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया इसने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि उसी क्रिस्टल से कोई एटम आया है और उसी क्रिस्टल के अंदर उसने ऑक्यूपाई किया कोई साइड को, तो मास चेंज नहीं हुआ। ना कोई बाहर से आइटम आया, ना कोई अंदर से बाहर गया, तो डेंसिटी सेम की सेम होगी। और फ्रैंकल डिफेक्ट सिर्फ वो ही क्रिस्टल शो करेंगे जिनका जो अनायन और कैटायन का साइज का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखे है बच्चों, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। इसके अंदर क्या है? जो साइज़ है जिंक 2 पॉजिटिव का, Ag पॉजिटिव का, वो काफ़ी छोटा है कंपैरिजन टू जो अनायन है। अब शॉटकी डिफेक्ट की तरफ मूव करते हैं हम। अगर इक्वल नंबर में अनायन और कैटायन अपनी साइड को छोड़ दें तो उसे कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। इसके अंदर क्या है? इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन अपनी साइड को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले गए, तो इससे क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी डेंसिटी। मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। आयनिक सब्सटेंस शो करते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया दोनों को। और वो आयन शो करेंगे जिनका जो कैटायन और एनायन का साइज है वो सिमिलर हो बच्चों। इसके एग्जाम्पल है बच्चों NaCl, पोटाशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, AgBr। और AgBr सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों शो करता है, फ्रैंकल भी और शॉटकी भी। ये देखिए फ्रैंकल और शॉटकी के कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं मैंने, इसमें देख लीजिए। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या है? पॉजिटिव आयन अपनी साइड को डिसलोकेट करके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लिया इसने। इसके अंदर क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों अपनी साइड को छोड़ के कहीं बाहर चले गए। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो स्टोक्योमेट्री का एक पार्ट है। इसके अंदर क्या है? एक NaCl का स्ट्रक्चर लिया बच्चों, हमने क्रिस्टल लिया, उसके अंदर हमने स्मॉल अमाउंट में SrCl2 को मिला दिया। अब क्या होगा? कुछ ऐसी साइट होगी जहां Sr2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई कर लेगा NaCl की साइट को। अगर Sr2 पॉजिटिव को ऑक्यूपाई करनी है NaCl की साइड को, तो एक Sr2 पॉजिटिव रिप्लेस करेगा 2 सोडियम को, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव है बच्चों, सोडियम की 1 है। तो इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए
एक Sr2 पॉजिटिव 2 सोडियम को रिप्लेस कर देगा। ठीक है बच्चों, ऐसा ही होगा CdCl2 के अंदर और AgCl के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है, उसकी जो जियोमेट्री है वो चेंज हो जाए, उसे कहते हैं नॉन स्टोक्योमेट्री डिफेक्ट। जैसे मैं आयरन ऑक्साइड के अंदर ले लेता हूँ, तब डिफेक्ट होने के बाद इसका फॉर्मूला हो जाएगा आयरन 0.96O, कुछ ऐसा। डिफेक्ट ये दो टाइप के हैं बच्चों, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस का मतलब क्या है? जैसे एक क्रिस्टल के अंदर 50 अनायन है और 50 ही बच्चों कैटायन है, तो मेटल एक्सेस मैंने कैटायन को इंक्रीज करना है। तो कैसे इंक्रीज करूँगा? चाहे यहाँ से एक अनायन की वैकेंसी हो जाए तो यहाँ 49 बच जाएंगे और यहाँ 50, तो अनायन अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। या फिर मैं क्या करूँ, कहीं से एक अनायन को पकड़कर यहाँ ऐड कर दूँ इंटरस्टिशियल साइड पे, तो यहाँ 51 हो जाएंगे, यहाँ पहले 50 थे, तो कैटायन वैसे भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस ड्यू टू अनायन वैकेंसी। तो ये क्रिस्टल देखिए बच्चों, NaCl का क्रिस्टल है। अगर मैं इस क्रिस्टल को हीट करूँगा सोडियम वेपर के अंदर, तो क्या होगा? एक क्लोरीन अपनी साइड को छोड़कर सोडियम के साथ हाथ मिला लेगा और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम वेपर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और जहाँ से क्लोरीन ने वैकेंसी क्रिएट की है क्रिस्टल के अंदर, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट हो जाएगा और ये कलर शो करेगा। यहाँ डिफरेंट क्रिस्टल दिए गए हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड पिंक कलर देगा बच्चों, पोटाशियम क्लोराइड वॉयलेट कलर देगा। सेकंड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन हाइड्रोजन साइड। जब मैं जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट करूँगा, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव और हाफ O2 में एक ऑक्सीजन लूज हो जाएगी इस क्रिस्टल के अंदर से और इंटरस्टिशियल साइड पे जिंक इंसर्ट हो जाएगा और ये क्रिस्टल चेंज हो जाएगा बच्चों Zn1+xO के अंदर। ये बच्चों मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है बच्चों? ये होता है आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल के अंदर। आयरन ऑक्साइड डिफरेंट कंपोजिशन में मिलता है, जैसे कि मैं लिखूँ आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, इस क्रिस्टल के अंदर आयरन 2 पॉजिटिव अपनी साइड को वैकेंट कर देगा, यहाँ से क्रिस्टल को छोड़ के चला जाएगा और उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आयरन 3 पॉजिटिव आएगा बच्चों और उसकी साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे 3 आयरन 2 पॉजिटिव छोड़ के चले गए, तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 आयरन 3 पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि बैलेंसी कंप्लीट हो रही है। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये 3 वैकेंसी क्रिएट कर गया बच्चों, लेकिन वहाँ इंसर्ट कितने हुए? 2, तो एक वैकेंट रह गया कैटायन, एक वैकेंट रह गया। एक जो कैटायन की वैकेंसी थी वो वैकेंट हो गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी, लेकिन एक जो वॉइड बन गया बच्चों वहाँ पर, तो उससे वो शो करेगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की कमी हो गई वहाँ। हाउ टू फॉर्म एन टाइप एंड पी टाइप स्ट्रक्चर, कैसे बनाते हैं? हम 2 स्ट्रक्चर लेते हैं, पहले बच्चों सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। इन्हीं से हम डिफाइन करेंगे एन टाइप और पी टाइप को। अगर मैं सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के स्ट्रक्चर के अंदर 15वें ग्रुप की इम्प्योरिटी डाल दूँ, फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ, तो क्या होगा? सिलिकॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं बच्चों, फॉस्फोरस के अंदर 5 हैं, 15वें ग्रुप के अंदर 5 है, तो 4 से तो कैंसिल हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी क्या मतलब है? सिलिकॉन और जर्मेनियम की क्रिस्टल के अंदर अगर मैं इम्प्योरिटी किसकी डाल दूँ, बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम की, जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, तो क्रिएट होगा हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों होगा? क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों आउटर मोस्ट शेल में और ग्रुप 13 के अंदर है 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई बच्चों, तो ये होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप और पी टाइप को पता चल गया। अगर हायर इम्प्योरिटी को डालूँ मैं 15वां ग्रुप को, तो एन टाइप बनेगा। अगर मैं लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी को डालूंगा सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर, तो पी टाइप बनेगा। एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों डायोड।
डायोड किसका कॉम्बिनेशन है? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का, और इसका यूज़ हम रेक्टिफायर के लिए करते हैं, रेक्टिफायर के लिए। सेकंड है बच्चों एनपीएन एंड पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर आर यूज टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो सिग्नल। ठीक है। थर्ड है बच्चों जो सोलर सेल है, फोटो डायोड यूज टू कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें यूज़ किया जाता है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है बच्चों, ये याद करना, टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड, रेनियम डाइऑक्साइड मेटल की तरह बिहेव करते हैं। रेनियम ऑक्साइड है बच्चों, वो मेटेलिक कॉपर की तरह कंडक्टिविटी और अपीयरेंस शो करता है। सर्टेन अदर ऑक्साइड लाइक वेंडिनियम ऑक्साइड, वेंडिनियम डाइऑक्साइड, वेंडिनियम ट्राइऑक्साइड, टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड शो मेटेलिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या मतलब? कंडक्टर क्या है बच्चों? जिसकी कंडक्टिविटी रेंज इतनी हो पर ओम पर मीटर, उसे कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टिविटी रेंज है 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर आर गुड कंडक्टर। इंसुलेटर कि आप देख लेना, ये कंडक्टिविटी होगी, सेमीकंडक्टर की इतनी रेंज होगी, यह रेंज याद करनी है मुझे आपको। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरो और फेरी, चारों हम डिटेल में करेंगे। ये देखिए पैरामैग्नेटिक, वीकली अटैच होता है मैग्नेटिक फील्ड में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अटैच होंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये मैग्नेटाइज होंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर। ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड हम हटा दे तो। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, जैसे ऑक्सीजन, याद कर लेना डायरेक्ट, या जो आप ऑक्सीजन लेते हो इन्वायरमेंट से, वो पैरामैग्नेटिज्म है। कॉपर, आयरन 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, कुछ एग्जाम्पल है इसके। तुम्हारा टॉपिक है बच्चों डायमैग्नेटिक, वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो वाटर जो आप पानी पीते हो डायमैग्नेटिक है, सोडियम जो आप नमक खाते हो डायमैग्नेटिक है, बेंजीन जिस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी हुई है वो डायमैग्नेटिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। वो सब्सटेंस शो करते हैं, वो सब्सटेंस शो करेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर होंगे, और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएगा और ये अपना मैग्नेटिक करेक्टर को लूज कर देंगे। फेरोमैग्नेटिज्म, कुछ सब्सटेंस है बच्चों शो करते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम, क्रोमियम डाइऑक्साइड अटैच होते हैं वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये सब्सटेंस है बच्चों परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि सॉलिड स्टेट के अंदर मेटल के आयन एक जगह इकट्ठा होकर छोटे से रीजन के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि सॉलिड स्टेट के अंदर मेटल के जो आयन है वो इकट्ठा होके एक छोटे से रीजन के अंदर डोमेन की फॉर्मेशन करते हैं, और डोमेन को कहते हैं बच्चों हम टिनी मैग्नेट। अनमैग्नेटाइज कंडीशन के अंदर क्या होता है, डोमेन रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जब हम इस सब्सटेंस को डाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो डोमेन अपनी ओरिएंटेड पोजीशन में आ जाते हैं, एक डायरेक्शन के अंदर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है ये जो सब्सटेंस है वो परमानेंट मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या मतलब है? एंटी फेरो, सबसे पहले एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैग्नीज ऑक्साइड शो करता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर डोमेन क्या है? डोमेन सिमिलर है किसकी तरह? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, बट डोमेन की जो ओरिएंटेशन है वो अपोजिट है और कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट जीरो शो करता है। फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म के अंदर डोमेन पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, अनइक्वल डायरेक्शन के अंदर, अनइक्वल नंबर में,
और वीकली अटैच होंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और इसका एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, Fe3O4 और MgFe2O4, ZnFe2O4 इसके कुछ एग्जांपल हैं। और ये सब्सटेंस बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपनी फेरी मैग्नेटिज्म को लूज़ करके जब हम इसे हीट करेंगे फेरी मैग्नेटिज्म को, तो ये पैरामैग्नेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बच्चे डोमेन का है। डोमेन आपको समझ में आ गया क्या होता है। सॉलिड स्टेट के अंदर कुछ आयन इकट्ठा होके तो ये है बच्चों अलाइनमेंट मैग्नेटिक मोमेंट का। फेरोमैग्नेटिक के अंदर देखिए आप एक ही साइड एरो है, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है ये सिस्टम। और इसके अंदर कैंसल आउट है, एक ऊपर है एक बच्चों नीचे है, ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है। और इसके अंदर क्या है बच्चों, पैरेलल है और एंटी पैरेलल है बट अनइक्वल डायरेक्शन के अंदर।